कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है विकास का संदेश लोगों तक पहुंचाना, केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकार का। हमारे लिए कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। कारण क्या है, प्रदेश में पूर्ण बहुमत है, 25 लोकसभा 25 और 10 राज्यसभा 10 राज्यसभा, 7 कॉरपोरेशन 7 कॉरपोरेशन, असेंबली में मैक्सिमम मेजॉरिटी, तो नो एक्सक्यूज, सेंटर में फुल मेजॉरिटी। तो हमको करके दिखाना है। हम लोग कर रहे, क्या कर रहे, वो लोगों के पास जाके लोगों में चर्चा करना, और जो विपक्ष गलत प्रचार कर रहे हैं, अपप्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, उसको इफेक्टिवली काउंटर करना, यही हमारा मुख्य एजेंडा के रूप में होना चाहिए। हर 3 महीने में हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी, और जब राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी उसके 7 दिन के अंदर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, प्रदेश कार्य समिति की बैठक के 7 दिन के अंदर जिला स्तरीय कार्य समिति की बैठक होगी, जिला स्तरीय कार्य समिति बैठक के होने के बाद 7 दिन के अंदर मंडल कार्यकारिणी की कार्य समिति की बैठक होगी। मतलब जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्णय होगा, वो निर्णय हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को 15 दिन में पूरा निर्णय का उसको आभास हो जाएगा। इस दिशा में हम ये काम कर रहे हैं। तो जब हर 3 महीने में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है, तो मैं नहीं समझता कि आपके आर्थिक प्रस्ताव और राजनीतिक प्रस्ताव बार बार लिए जाएं। अभी जो पिछली हमारी कार्य समिति की बैठक थी, उसमें हमने अपने राजनीतिक प्रस्ताव भी लाए थे, आर्थिक प्रस्ताव भी लाए। तो इस बार डिफरेंट करके हम ये प्रस्तावों के काम करेंगे। सहयोगी के रूप में हम लोगों ने जरूर चुनाव में समर्थन दिया था, और मैं इसको एक स्वस्थ परंपरा मानती हूँ कि अगर जो साथ के मान लो पार्टीज़ हैं, उनके साथ में विचार विमर्श किया जाए, अगर आप विकास को लेकर कर रहे हैं, तो ये एक स्वस्थ परंपरा है। मैं भी आई हूँ, बाकी जो इंडिपेंडेंट मान लो सुराना जी थे, उन्होंने भी समर्थन दिया था, वो भी हैं, और भी लोग जिन्होंने समर्थन दिया था। आज यहाँ सबको बुलाया गया है, और ये अच्छी बात है कि हमारे विचार मांगे गए। सुनील जी जयपुर से हैं और शौकत अली साहब डीडवाना से हमारे साथ अपनी राय के साथ जुड़े हैं। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं। मेरा सवाल ये है कि आज बीजेपी को 2 साल हो गए सरकार में आए और 10 राज्य को मुख्यमंत्री बने हुए, तो अभी तक इतनी औरतों का, बुढ़ी औरतों का पेंशनें बंद हो गई। 8-10 महीना हो गए उनको पेंशन। बिल्कुल शौकत साहब, 2.5 साल का कार्यकाल आप बयां कर रहे हैं यहाँ पर। और दूसरी बात है, ये घरों के अंदर तेल मिलता था वो भी बंद कर दिया उन्होंने। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। मैं पूछूंगा आपका सवाल। सुनील जी आप क्या कहना चाहेंगे? अश्विनी जी नमस्कार। नमस्कार। अश्विनी जी, जयपुर शहर के सारे पार्षद बीजेपी मेयर से और शहर अध्यक्ष से नाराज चल रहे हैं, कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं, विधायक का हाथ फ्रैक्चर कर देते हैं, घनश्याम तिवारी, नरपत सिंह राज भी नाराज चल रहे हैं, आपस में फूट इतनी पड़ रही है कि सीएम दावेदार ओम प्रकाश माथुर को, कई विधायक को ओम प्रकाश माथुर को सीएम दावेदार बताते हैं। सरकार आंदोलन करने वालों पर लाठीचार्ज कर रही है, यातायात पुलिस हेलमेट होते भी चालान कर रही है, ये दादागिरी है। सरकारी दवाइयां बंद कर दी है, ये देखो आप पेंशन बंद हो रही है, राशन का सामान मिलना बंद हो रहा है। अच्छा IAS IPS इन्हीं के राज में भ्रष्टाचार के में रिक्त नजर आ रहे हैं। नगर निगम जाहिर है कई मुद्दे हैं और कार्य समिति पर क्या इस पर चर्चा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। रुपेश कांत व्यास साहब, आपसे जानना चाहता हूं कि क्या नायडू यहां पर आईना दिखाने आए थे? ये बयान क्या साबित करता है? बिल्कुल निश्चित तौर पे नायडू साहब का जो बयान है वो वर्तमान परिस्थिति को बिल्कुल खुल के बता रहा है कि क्या स्थिति है। उन्होंने अपने सभी विधायकों को कहा कि भाई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, जनता के बीच में जाइए, जो आक्रोश है उसको कम कीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार दोनों तरफ भाजपा की सरकार है, उसके बावजूद इतना विद्रोह हो, इतना असंतोष जो पनप रहा है। तो ये नायडू साहब एक बात कही, एक्सक्यूज वाली बात यहां पर उनकी तरफ से कही गई थी, क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है बीजेपी में अभी हमें वक्त हुआ है, 1 साल बीता है, 2 साल बीते हैं, 2 चुनाव गए हैं, 2.5 साल का काम हुआ है, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। क्या इस बात पर इशारा नहीं कर रहे थे वो? क्योंकि कांग्रेस लगातार हमलावर है, सड़कों पर उतर रही है, और दूसरी ओर जो तस्वीर देखने को मिल रही है सत्ताधारी दल की ओर से, वो कहीं बैकफुट वाली इमेज है, उसको ब्रेक करने की बात अब कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हालात बिल्कुल विपरीत हैं। भाजपा जो है अपने जो इनकी रीति नीति है उससे अलग चल रही है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, गायों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, गायों की मौत हो रही है आए दिन, और महंगाई, बेरोजगारी, सब हालात जो है विकट हैं, कानून व्यवस्था विकट है, अपराधी खुलेआम वारदातें कर रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। नहीं, हम कहीं मस्त नहीं, सड़कों पे हैं, जो हमारा विपक्ष का धर्म वो कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दोराय नहीं है। धर्म सड़कों पे देखिए। चलिए मैं आता हूँ मैं आपके पास। ओम सेनी जी आपसे जानना चाहता हूँ कि इस एक्सक्यूज वाली बात का क्या मायना होना चाहिए फिलहाल बीजेपी के लिए? बीजेपी को क्या संकेत दिया नायडू ने यहाँ?
देखिए, उन्होंने कहा कि एक्सक्यूज़ नहीं है, सब जगह हमारा बहुमत है, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो। और उसके बाद में जो प्रोमिसेस किए थे, 27 विभाग हैं आपके, जिनके बारे में कहा जाना चाहिए था कि जो कह के आए थे कि आते ही इंस्टेंट जिस जादू के डंडे से सब ठीक कर देंगे, उसको अगर उसका नापजोक किया जाए तो पता लगता है कि आप 100 में से अभी 5% भी आगे नहीं बढ़े हैं। 15 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की थी, 30,000 लोगों को रोजगार मिला है। महंगाई को नियंत्रित करने का वादा किया था कि तत्काल करेंगे, वो कुछ भी नहीं हो रहा है। उसी तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पता है कि आनंद बाल क्या कह रहा है और गुलाब कटारिया जी क्या कह रहे हैं। हाँ, जुबान पे नियंत्रण वाली बात पर बहुत ही खुल करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छूट दी है। शायद मेरा ख्याल है कि वेंकैया नायडू का ये इशारा भी है कि सामाजिक लोगों के साथ में मिलिए और अपने लोगों को बताइए और अपने साथ साथ में सुधार भी कीजिए। मुझे लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री या दूसरे परिणामी साहब ने इन सब बातों पे चर्चा की होगी। प्रेस को भी आके जो सूचित कर रहे हैं उसमें यही कह रहे हैं कि ये मीटिंग करेंगे, ये मीटिंग करेंगे, ये मीटिंग करेंगे। 2.5 साल बाद में मीटिंग नहीं, जो 27 विभाग हैं जिनके आपने बिल्कुल एक एक करके आलोचना की थी, सही मायनों में आईना दिखाने आए। और वो कुछ भी नहीं किया है, उसकी चर्चा ही नहीं की है जबकि वो सब चर्चाएं सामने आनी चाहिए थी, वो नहीं आए। दशरथ जी जयपुर से हैं हमारे साथ, खालिद कुरैशी बीकानेर से हमारे साथ है। खंडेलवाल जी, आपसे पहले दोनों से बात कर लेते हैं। नमस्कार दशरथ जी। सर, मेरा आलोक भारद्वाज जी से सवाल है, बीजेपी की जो नेता है वो परनामी जी का। तो सर ऐसा है कि उन्होंने, आपने भी एक प्रोग्राम चलाया था यस मैडम करके, तो वो तो उनकी देन है कि वो यस बॉस यस मैडम करते हैं। तो परनामी जी की संगठन में कितनी पकड़ है, और संगठन और ये सरकार की जो आपस में विवाद है, ये आप मंदिर तोड़ने पे नाम पे आरएसएस ने 1 दिन का चक्का जाम किया था, उसके अनुरूप सामने आया था। उसके बाद भी मंदिर टूट रहे हैं, ना तो संगठन और सरकार में कोई तालमेल है। इनका परिणाम, इनको रिजल्ट इनको मिल जाएगा। मंदिर के नाम पे जो पार्टी आई थी वो मंदिर के नाम पे ही जाएगी। धन्यवाद आपकी राय के लिए। खालिद साहब नमस्कार। नमस्कार, बताएं। सर, पार्टी मंदिर के नाम पे नहीं आई थी, विकास के नाम पर आई थी। अब वो विकास हो रहा है और होना चाहिए। मैं चाहूंगा जो पार्टी बीजेपी नेता हैं वो जो मतलब गलत बयानबाजी कर रहे हैं उससे परहेज करें। बाकी जो विकास कार्य है वो 3 साल में हो। दशरथ जी, आपके सवाल का जवाब भी लूंगा और खालिद साहब आप इस पर भी बात करूंगा। पहले वाली राय पर भी बात होगी, उससे पहले खंडेला साहब जी, मैं नायडू पर ही बात करना चाहूंगा। क्या नायडू के बाद में अब लगेगा कि फील्ड एक्टिविटीज बढ़ेगी? जो एक वन साइडेड कम्युनिकेशन, जो संवाद एक तरफा हो रहा था, उसमें कहीं अब रफ्तार आएगी, वो 2 तरफा होगा, जनता को सुना जाएगा? अश्विनी जी, नायडू जी इंडिविजुअली कुछ नहीं बोल रहे थे, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे केंद्रीय सत्ता को और केंद्रीय संगठन को। हम आपसे बिल्कुल असंतुष्ट हैं, यहाँ जो सत्ता है उससे बिल्कुल असंतुष्ट हैं। जनता बिल्कुल आपकी बात जो कुछ है उसके विपरीत बोल रही है। हमारे पास में फीडबैक बिल्कुल बेकार आ रहा है। इसलिए ये आईना दिखाने नहीं, ये चेतावनी देने के लिए आए हैं कि देखिए, सवाल यह रहा है कि आने वाला जो चुनाव होगा, अगर ऐसी परिस्थितियां रही तो वर्तमान नेतृत्व के अंतर्गत नहीं लड़ा जाएगा। ये वास्तव में चेतावनी है, और अगर ये चेतावनी है, मैं उसको सैल्यूट करता हूं कि कम से कम नायडू जी ने परोक्ष रूप से ही सही, लेकिन सरकार के पक्ष को इस रूप में रखा। अब 2-3 बातें यहां पर और कहना चाह रहा हूं आपसे। और दूसरी बात यह कि उन्होंने ये भी कहा है कि सत्ता पक्ष को संगठन पर इतना हावी नहीं होना चाहिए। आप जो है ना, मंत्रियों को और जो है पदाधिकारियों को आप जनता के बीच में भेजिए, चाहे जनता हाय हाय करे, जनता हाय हाय करेगी, लेकिन आपको उनके सामने भेजना चाहिए। तीसरी बात मैं बता रहा हूं कि जो समन्वय की बात कर रहे हैं ना, ये एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक आ रहा है, ये आने जाने वाली प्रक्रिया को बंद करिए और केवल काम करने की बात करिए। विकास कर दिखाइए, विकास की बात मत करिए, विकास कर दिखाइए। और अंतिम बात यह थी कि आप में जो अहंकार आ गया है, आप में जो दबंगाई दिखा रहे हैं, आपकी जो वाणी पर कोई कंट्रोल नहीं है, जैसा सैनी सर कह रहे थे, उस पर आप नियंत्रण लगाइए, नहीं तो जनता आपके विपक्ष में हो जाएगी। आप केवल एक वाणी बोल रहे हैं खाली कि हम चुनाव जीते। अरे आप नहीं जीते, वो जितवाने वाले दूसरे हैं। आप तो कर्म करोगे तो आप चुनाव जीतेंगे, नहीं तो। आलोक भारद्वाज साहब, इस तस्वीर पर आप क्या बोलना चाहेंगे? एक्सक्यूजेस क्यों दिए जा रहे हैं और कब बंद होगा सिलसिला? देखिए, मैंने अश्विनी जी, मैंने रुपेश जी को भी सुना, ओम सैनी जी को सुना, खंडेला जी को सुना, और जैसे कहना कि आपने कहा, ये अभी रुपेश जी बोलेगी साहब, दर्शकों की राय भी सुनी होगी। बिल्कुल, मैंने दशरथ जी को भी सुना, दशरथ को भी सुना, खालिद जी को भी सुना। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, पहले तो रुपेश जी ने बोला था कि नायडू साहब ने कहा कि भाई जो आक्रोश है जनता का, नायडू साहब ने आक्रोश शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं किया।
किया। आप चाहें तो उनके बयान को दोबारा सुन सकते हैं। ये अपने मनगढ़ंत हर बात सीधी नहीं बोली जाती। उन्होंने आपको बस यही है ना कि आप किसी चीज का कैसे तथ्य लगाएं। आपके जो उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है आप थोड़ी मानेंगे, उसका जवाब देना है। आपने कहा कि हम जीते, हमने कभी ये नहीं कहा खंडेला जी हम जीते, हमें पता है जनता जिता रही है क्योंकि जनता कार्य विधायक फील्ड में जाए, दूसरे लोग दिखा रहे हैं जैसे कि जैसी सोच और वैसी आपकी बन गई है। मतलब उन्होंने हमने काम किया, उसके काम का परिणाम है जो हमारी जीत हो रही है। अरे नंबर नहीं बढ़ेंगे आपके, घटेंगे नंबर। मैं कह रहा हूं आपने यही कहना, आप तो नंबरों के लाते हैं। हमारे यहाँ पे नंबरों का किसी को कोई नहीं है। हमारे यहाँ पे समर्पण है, एक नंबर और दो नंबर और कार्यकर्ता कभी नंबरों के लिए काम नहीं एक नंबर दो नंबर कार्यकर्ता बढ़ गए। आप क्या बात करो, पार्टी थी ना कांग्रेस में नंबरबाजी का गेम चलता होगा। खंडेला साहब मैं रोकते हुए आपसे, भारद्वाज जी मुझे इतना साफ कर दीजिए, एक्सक्यूज शब्द का मायना नायडू की नजर में, बीजेपी की नजर में, राजस्थान भाजपा संगठन की नजर में क्या है? एक्सक्यूज का मायना राजस्थान भाजपा की नजर में जो आज नायडू जी ने एक्सक्यूज शब्द लिया, उसका मैं आपको बता देता हूं कि नायडू जी का एक्सक्यूज का मायना यह है कि जो जितना भी हमारे लिए दुष्प्रचार एक्सक्यूज कर रही है, तो कभी भी हमारे कुछ नए विधायक भी हैं, तो उनको कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के दुष्प्रचारों से जो सत्यता है उसको ले जाकर बिल्कुल जनता के समक्ष बताना है। बीजेपी डिक्शनरी है। नहीं करेंगे, ये कहा उन्होंने। ये मैं तो समझ रहा हूं आप क्या समझना चाहते हैं, जबरदस्ती आप तो चाहते हैं कि आपकी भाषा को समझिए। अगर पार्टी को दोबारा बात जी चलिए, ओम सैनी जी कुछ कहना चाह रहे, ब्रेक लूंगा मैं इस पे एक्सक्यूज का मतलब मैं समझाना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी शासन में आई थी तो कांग्रेस के 5 साल के कुशासन की बात की थी। उन कुशासन से मुक्ति की बात अब नायडू साहब कह रहे हैं कि आप ये मत कहना कि हमें मौका नहीं मिला था, हमें मौका मिल गया है। और अगर लोग ये ना कहें कि भाजपा के 5 साल के कुशासन से मुक्ति के लिए हम लोग मैदान में आ रहे हैं, ये मैसेज था। तो चलिए अशोक जी हैं अजमेर से, नमस्कार अशोक जी। अशोक पंडित जी नमस्कार जी। पार्टी में स्वतंत्रता की बात जो है बोलने की, मैं उसके लिए इन लोगों को ये कहूंगा, बीजेपी नेता जो बैठे हुए हैं, कि आचार्य साहब से लेकर के जोशी जी जयपुर वालों ने जब कभी इनको कमेंट किए, इन्होंने पार्टी से हमको तुरंत निकाल दिया, गोविंद आचार्य जी को भी और जयपुर वाले जोशी जी को भी। इनकी पार्टी में स्वतंत्रता छोड़ दीजिए, सीनियर वर्कर के खिलाफ इनका वर्कर, इनका नेता बोल नहीं सकता है। और आज की तारीख में आप तिवारी जी का हाल देख रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, इस देश में अगर सबसे झूठी और गंदी पार्टी है, इस देश को खत्म और विनाश की तरफ ले जा रही है, तो वो बीजेपी है। कांग्रेस पार्टी में ना तो कोई स्वतंत्रता ना डेमोक्रेसी है, सिर्फ आरएसएस का रंग भरा हुआ है। चलिए मैं बात करूंगा तफसील के साथ में, साथ ही सुनना और समझना चाहेंगे कि जन सुनवाई का दौर बीजेपी दफ्तर से लेकर जिलों तक क्या रंगत लाया और कार्य समिति पर इसका क्या असर देखने को मिला। क्या अशोक परनामी अगर अपनी नई टीम का ऐलान 6 महीने में नहीं कर पाते हैं तो ये भी सोचने वाली बात है। ब्रेक के उस पार। अशोक परनामी एक अनुभवी नेता है और हालांकि कार्यकर्ताओं को वो सब पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पा रहे। उनकी जो कार्यशैली है शायद उससे निचले स्तर का कार्यकर्ता जुड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, बदलाव तो होने ही चाहिए, समय समय पर बदलाव। अगर जैसे जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे समय से, और अगर उनको संगठन में आप कोई पदभार नहीं देते हैं, कोई पद नहीं देते हैं, तो उनमें नाराज़गी तो जाहिर सी बात है। तो मौका देना चाहिए नए लोगों को भी, जिससे वो भी आए राजनीति के अंदर।